हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। अभी तक हम जितने ड्रग्स पढ़े हैं वो सारे के सारे कोलिनर्जिक ड्रग्स थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया, जिसमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके एक्शंस देखेंगे कि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट में क्या क्या इसके एक्शंस हैं। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थे उसके हम लोग एक्शंस को याद करने के लिए डंबल से याद करते थे। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के जो एक्शन होंगे वो डंबल्स के जस्ट अपोजिट होंगे। एंटी मतलब अपोजिट होता ही है। हम इस वीडियो में जो डंबल्स है और अपोजिट डंबल्स है दोनों इफेक्ट्स को कंपेयर करके पढ़ेंगे। डी फॉर डायरिया और डी फॉर डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता था। ये हम लोगों ने कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन में पढ़ा था। तो आइए अब देखते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन में क्या होगा। तो डी फॉर हम दो पॉइंट है यहाँ पे। एक वो डायरिया कॉज कराता था, तो ये इसका अपोजिट है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराएगा। वो M3 रिसेप्टर्स पे एक्टिवेट करता था, तो वहाँ पे एसिटाइलकोलिन जुड़ता था और पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होती थी। यहाँ पे क्या होगा कि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, जिससे पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस हो जाएगी, तो कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ब्लड वेसल्स डायलेट होती थी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो कोलिनर्जिक ड्रग्स वाला सेक्शन था उसमें हमने ये देखा था कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाती हैं, लेकिन जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता ब्लड वेसल्स पे। ये केवल और केवल जो वेजोडाइलेटर एक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, उसको ब्लॉक करते हैं। बाकी ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवाएंगे, ये डायलेशन होने से बचाएंगे बस। ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवाते हैं, ये वेजोडाइलेशन होने से बचाते हैं। इनका कोई इफेक्ट नहीं होता ब्लड वेसल्स पे। अब नेक्स्ट है हमारा यू से यूरिनेशन। तो हम देखते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या एक्शन होता है। तो यू से हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो यूरिनेशन को रोकते हैं, मतलब कि रिटेंशन ऑफ यूरिन, ब्लैडर में यूरिन के फिलिंग को और बढ़ाते हैं कि यूरिन और टाइम तक फिल रहे। यूरिन के एक्सक्रीशन को रोकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जो ब्लैडर की मसल्स थी उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अर्ज जाएगा यूरिनेशन का। तो हम कह सकते थे कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो यूरिनेशन करवाते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जस्ट उसका अपोजिट एक्शन कॉज करवाएंगे, जिसपे वो जो ब्लैडर की वॉल्स थी उसको रिलैक्स करवाएंगे। जब ब्लैडर की वॉल रिलैक्स हो जाएंगी तो यूरिनेशन का अर्ज नहीं जाएगा। जब यूरिनेशन का अर्ज नहीं जाएगा तो रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाएगा ब्लैडर के अंदर। एम से हमने देखा था मायोसिस और साथ ही साथ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंसेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस और सिलियरी मसल ऑफ लेंस हैं दोनों की दोनों रिलैक्स कर जाती हैं। तो जब सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस रिलैक्स करेगी तो मैड्रियासिस होगा, यानी कि जो प्यूपिल है उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे हमने देखा था कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो जो सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होता था तो मायोसिस होता था, तो जब रिलैक्सेशन होगा उनका तो माइड्रियासिस होगा, यानी कि प्यूपिल का डायमीटर इंक्रीज होगा। और जो सिलियरी मसल थी लेंस की वो कॉन्ट्रैक्ट होती थी तो अकोमोडेशन होता था लेंस का, लेकिन जब ये रिलैक्स होंगी तो अकोमोडेशन लॉस हो जाएगा और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया।
क्या बोलते हैं, साइक्लोप्लेजिया। बी से हमने देखा था ब्रोंकियोस्पैज्म, यानी कि जो ब्रोंकियोस हैं उसको एक लिमिटेड कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते थे कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आइए देखते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कैसे एक्शन कॉज करते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो थे वो M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और ये ब्रोंकोडायलेटेशन कॉज करवाते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स थे वो M3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंकियोस्पैज्म करवाते थे। तो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगे वो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ब्रोंकियोडायलेशन करवाएंगे। और बी से हमने वहाँ पे एक चीज़ और देखी थी, ब्रेडिकार्डिया। तो जो ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करेंगे और ये टैकीकार्डिया कॉज करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। ये M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऐसे नोड का स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा। एवी कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एवी नोड का स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा। और एट्रिया का जो मसल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। लेकिन क्या होता है कि जो वेगस नर्व है जो कि कार्डियक मसल को सप्लाई करती है, तो वो उसकी इरेगुलर सप्लाई होती है हमारे एट्रिया में। तो इरेगुलर सप्लाई होने की वजह से एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन वेंट्रिकल्स में कोई भी वेगस सप्लाई नहीं होती है, तो वेंट्रिकल्स में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का कोई एक्शन नहीं होता। तो जो कार्डियक आउटपुट है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के टाइम पे भी बात करी थी कि कोई भी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई वेंट्रिकल्स की मसल्स को नहीं होता, जिस वजह से ना कोलिनर्जिक ड्रग्स का कोई इफेक्ट आता और ना ही एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का कोई इफेक्ट आता। अब एक नोट पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो ट्रैकीकार्डिया कॉज करते हैं, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर लो डोज में दिया जाए तो वो शुरुआत में ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं, फिर जब इनका डोज बढ़ जाता है तो फिर वो टैकीकार्डिया कॉज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में मैंने एट्रोपिन ले लिया। एट्रोपिन जो है मैं किसी पेशेंट को दे रहा हूँ लो डोज में। तो एट्रोपिन सबसे पहले M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। अब M1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? तो ये जो अपनी प्रीसिनेप्टिक वेगस नर्व है उनमें प्रेजेंट होते हैं M1 रिसेप्टर। आइए देखते हैं कि M1 रिसेप्टर पहले एक्शन कैसे कॉज करते थे, फिर देखेंगे कि जब एट्रोपिन को ब्लॉक करेगा तो क्या इफेक्ट कॉज होगा। जो प्रीसिनेप्टिक वेगस नर्व पे M1 रिसेप्टर प्रेजेंट थे वो एक टाइप का G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है जो कि G अल्फा Q और नॉट प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, जिससे जो प्रीसिनेप्टिक नर्व है उस पर प्रेजेंट पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो जब पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा। तो पोटेशियम की इफ्लक्स होने की वजह से अंदर हाइपरपोलराइज स्टेट आ जाएगी। जब हाइपरपोलराइज स्टेट होती है तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज रुक जाता है। तो एसिटाइल कोलिन का जब रिलीज रुक जाता है तो एसिटाइल कोलिन M2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, और जब यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो ब्रेडिकार्डिया कॉज नहीं होता। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात हो गई। लेकिन जब एट्रोपिन दिया जाता है लो डोज में तो ये M1 रिसेप्टर को जब ब्लॉक कर देगा तो हाइपरपोलराइजेशन नहीं होगा, यानी कि पोटेशियम चैनल जब नहीं खुलें तो बाहर जाएंगे नहीं, तो अंदर एक डीपोलराइज स्टेट बनी रहेगी। जब डीपोलराइज स्टेट बनी रहेगी क्योंकि पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो पोटेशियम के लेवल इंक्रीज होने की वजह से एसिटाइल कोलिन का रिलीज हो जाएगा। ये हमने पिछले एक वीडियो के कंसेप्ट में भी यूज किया है। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो ये M2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जब M2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो M2 जो है अपना इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है, तो ये ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देगा।
कब? जब हम एट्रोपिन को लो डोज में देते हैं, क्योंकि जब लो डोज में देते हैं तो ये M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ठीक, अब जब हम एट्रोपिन को हाई डोज में देंगे तो ये डायरेक्टली M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। तो जब M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा तो एसिटाइल कोलिन जो आ रहा है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो बाइंड नहीं करेगा तो ब्रेडिकार्डिया नहीं कॉज होगा और बल्कि टैकीकार्डिया कॉज हो जाएगा, क्योंकि एट्रोपिन जब हाई डोज में देंगे तो डायरेक्टली M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का। तो अब हम लास्ट जो 3 लेटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर सिक्रीशन से रिलेटेड हैं। तो ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थे वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन को इंक्रीज करते थे, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स उसके अपोजिट एक्शन कॉज करेंगे और वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन को डिक्रीज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो ग्लैंडुलर सिक्रेशन डिक्रीज करेंगे और ड्राई माउथ कॉज करेंगे। ड्राई आइज, स्वेटिंग्स जो होगी वो रिड्यूस हो जाएंगी और एसिड सिक्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ड्राई माउथ हो गया तो ड्राई माउथ होने की वजह से स्पीकिंग और सैलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी। ड्राई आइज की वजह से जो अपना स्क्लेरा पे पीपल मूव करता है उसमें प्रॉब्लम आएगी और इचिंग कॉज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंडी आइज। स्वेटिंग रिड्यूस हो जाने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वेटिंग हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिससे हमारी बॉडी के हीट को बाहर किया जाता है। तो अगर स्वेटिंग होती है तो हीट बाहर हो जाएगी, हीट बाहर हो जाएगी तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन अगर स्वेटिंग कम हो गई तो हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाएगी, तो जब बाहर नहीं जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस हाइपरथर्मिया की कंडीशन आ जाएगी और उसको हम लोग बोलेंगे एट्रोपिन फीवर। एट्रोपिन फीवर क्यों? क्योंकि एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है और हम लोग एट्रोपिन देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर जो है राइज कर जाएगा, जिससे हम लोग बोलते हैं एट्रोपिन फीवर हुआ है। लास्ट में बात करते हैं कि एसिड सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि अल्सर कम होंगे। तो अल्सर डिजीज के ट्रीटमेंट में हम लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि एसिड का सिक्रेशन कम करवाएगा, जिससे अल्सर के चांसेस कम होंगे और अल्सर के ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी। अब हम अगला एक्शन देखते हैं कि हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का CNS में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम 2 ड्रग्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे, एक अपना एट्रोपिन है और दूसरा हमारा रहेगा हायोसिन। तो आइए पहले एट्रोपिन के बारे में बात करते हैं। जो एट्रोपिन है उसको जब लो डोज में देंगे तो CNS में कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगा ये, क्योंकि जब एट्रोपिन को लो डोज में देते हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन जब इसको हम लोग हाई डोज में देंगे ये अपने इफेक्ट शो करेगा CNS में। कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे? जैसे कि साइकोसिस, हेलुसिनेशन, डिलीरियम। अब देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसे कॉज हो रहे हैं। इसके लिए हम ब्रेन के अंदर जो 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मेन हमारे CNS के अंदर 2 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक अपना डोपामिन और दूसरा है हमारा एसिटाइल कोलिन। जो डोपामिन होता है वो D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और जो एसिटाइल कोलिन होता है वो M रिसेप्टर पे बाइंड करता है। ये दोनों के दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं एक प्रकार का इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं हमारे CNS के अंदर। अगर डोपामिन का एक्शन एक्साइटेटरी है तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन इनहिबिटरी होगा, और उसका उल्टा अगर एसिटाइल कोलिन का एक्शन एक्साइटेटरी है तो डोपामिन का एक्शन इनहिबिटरी होगा। ये दोनों आपस में बैलेंस बना के चलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जब हमने एट्रोपिन दिया तो एट्रोपिन हमको पता है ये M रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक जब कर देगा तो एसिटाइल कोलिन का यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन हो जाएगा। तो डोपामिन जो होगा वो एक्साइटेटरी एक्शन कॉज करेगा, तो डोपामिन
मेन रोल प्ले करेगा इस केस के अंदर, क्योंकि एट्रोपिन इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, सो डोपामिन विल एक्ट एज मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सीएनएस। तो जब डोपामिन मेन न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो ये एक्शन कौन कौन से कॉज करेगा? साइकोसिस, हेलुसिनेशन, डिलीरियम। तो हमने ये देखा कि कैसे हाई डोज में एट्रोपिन जो है वो सीएनएस पे इफेक्ट कॉज कर रहा है। वो डायरेक्टली इफेक्ट कॉज नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्ट वे में बाय द हेल्प ऑफ डोपामिन इफेक्ट शो कर रहा है सीएनएस में। अब हमारा नेक्स्ट ड्रग है हायोसिन। हायोसिन जो है, चाहे हम उसको लो डोज में दें या हाई डोज में दें, ये हमारे सीएनएस में इनहिबिटरी एक्शन ही शो करेगा। चाहे लो डोज में दोगे तब भी सीएनएस का इनहिबिशन करेगा, हाई डोज में दोगे तब भी सीएनएस का इनहिबिशन ही करेगा। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक पॉइंट अभी जान लेते हैं कि ये इनहिबिट करता है नर्व ट्रांसमिशन फ्रॉम वेस्टिब्यूल ऑफ द ईयर। इनहिबिट हो जाएगा। ये एक्चुअल में हायोसिन का यूज हम तब करते हैं जब मोशन सिकनेस किसी को ज़्यादा होती है, तो उसको के सीएनएस को हम लोग इनहिबिट करते हैं बाय गिविंग हायोसिन। तो जब मोशन का सिग्नल ही नहीं जाएगा सीएनएस में, तो मोशन सिकनेस होने के चांस ही नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन क्या है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है एम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे, तो दूसरा एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे। तो हमने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया, एम ब्लॉकर्स, एन ब्लॉकर्स। अब पहले एन ब्लॉकर्स की बात कर लेते हैं। एन रिसेप्टर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और एक एन टाइप। तो हो सकता है कि एन टाइप को ब्लॉक कर रहा हो सकता है कि एन टाइप को ब्लॉक कर रहा हो। तो जब कोई भी ड्रग एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, तो हमने ये पहले भी पढ़ चुका है कि वो सोमैटिक सिस्टम को ब्लॉक करेगा। और हम लोगों ने इसको देखा था स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के अंदर, जैसे कि हमारा क्यूरियम और क्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम हमने देखा था। जब एनएन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, यानी कि गैंग्लियन पे ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि एनएन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? गैंग्लियन में। लेकिन अब इनका यूज नहीं होता है अब, क्योंकि जो इनका एक्शन था वो नॉन स्पेसिफिक एक्शन था। वो दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते थे। कौन कौन से ड्रग थे? ट्राइमेथाफेन और हेक्सामेथोनियम ड्रग थे, लेकिन अब इनका यूज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एम ब्लॉकर्स की। एम ब्लॉकर्स में हमारे पास हो सकता है कि नॉन स्पेसिफिक एम ब्लॉकर हो और स्पेसिफिक एम ब्लॉकर हो। नॉन स्पेसिफिक एम ब्लॉकर का मतलब यह है कि वो सारे के सारे एम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा। ऐसा ड्रग जो कि सारे के सारे एम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे, वो नॉन स्पेसिफिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एम ब्लॉकर कहलाएगा। उसमें M1 से लेके M5 तक रिसेप्टर को ब्लॉक करने की टेंडेंसी होगी। उसमें हमें दो ड्रग्स पढ़ने को मिलते हैं, एक एट्रोपिन है, दूसरा हायोसिन है। अब हमारे पास आता है स्पेसिफिक ब्लॉकर्स। स्पेसिफिक ब्लॉकर्स में ऐसा है कि केवल वो दो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर पाते हैं। कौन कौन से? M1 रिसेप्टर्स को और M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर पाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक ब्लॉकर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एट्रोपिन के एक्शन के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे, एट्रोपिन टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल medmonk21 ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको फार्मा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेशन के एंड तक मैं फार्मेकोलॉजी पूरी कंप्लीट करके जाऊंगा, और आपको नोट्स की भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, तो आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। आप बस लेक्चर्स को डेडिकेटली और कंसिस्टेंटली फॉलो करते चलिए। थैंक यू।